हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। सांसद का कर्तव्य क्या होता है? जनता की संपत्ति बढ़ाना या फिर अपनी? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा के 90% सांसद करोड़पति हैं और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 10 सालों में 400% से भी ज्यादा बढ़ी है। अमीर सांसदों की फहरिस्त जरा लंबी है। इत्मीनान से आपको बताते हैं कि सांसद ने कितने सालों में कितनी तरक्की की, लेकिन तरक्की प्रदेश की नहीं, अपनी संपत्ति की। सिर्फ सांसदों की ही नहीं, पूर्व सांसदों का भी जिक्र करेंगे। चुनावी मौसम है और नेताओं के बीच वार पलटवार का खेल जारी है, लेकिन हरियाणा में इन दिनों तमाम नेता जिस मुद्दे पर घिरे हैं वो है उनकी संपत्ति से जुड़ा। जी हां, प्रदेश की जनता का विकास हुआ हो या नहीं, लेकिन कुछ सांसदों की संपत्ति का विकास तो दिन दुगना रात चौगुना जैसा हुआ है। और ये वो सांसद हैं जो एक बार फिर 2019 में चुनावी रण में उतर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सांसद दीपेंद्र हुड्डा की। रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा की संपत्ति कई गुना बढ़ने को लेकर सीएम मनोहर लाल और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा में जुबानी जंग चल रही है। इसी बीच जारी हुए ADR की रिपोर्ट में सामने आया है कि 2009 के मुकाबले 2014 चुनाव तक दीपेंद्र की संपत्ति 449% बढ़ी है। संपत्ति बढ़ने को लेकर कांग्रेस नेता श्रुति चौधरी भी पीछे नहीं। 2009 में भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद श्रुति चौधरी भले ही 2014 में चुनाव हार गई हों, लेकिन उनकी संपत्ति दीपेंद्र हुड्डा से भी 99% ज्यादा बढ़ी है। वहीं 10 में से हमारे 9 सांसद यानी 90% सांसद करोड़पति हैं। करनाल से सांसद अश्विनी चोपड़ा 69 करोड़ से ज्यादा संपत्ति के साथ देश भर में 22वें और हरियाणा में पहले स्थान पर हैं। वार्षिक औसत आय के मामले में हरियाणा के सांसद 6ठे स्थान पर हैं और उनकी वार्षिक औसत आय 42 लाख रुपए है। हरियाणा में सिर्फ करनाल के सांसद चोपड़ा पर ही कोई आपराधिक मामला दर्ज है। चलिए आपको बताते हैं कौन सा सांसद कितना अमीर है। इस फहरिस्त में सबसे पहले आते हैं अश्विनी चोपड़ा, जो करनाल से सांसद हैं और उनकी संपत्ति है 69.46 करोड़। फिर नाम आता है दुष्यंत चौटाला का, जो हिसार से सांसद हैं। इनकी संपत्ति है 36.13 करोड़। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से सांसद हैं। इनकी संपत्ति है 35.87 करोड़। कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से सांसद, संपत्ति 29.64 करोड़। इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से सांसद, 25.6 करोड़ संपत्ति। वहीं रमेश कौशिक सोनीपत से सांसद हैं और इनकी संपत्ति है 14.28 करोड़। राजकुमार सैनी कुरुक्षेत्र से, जिनकी संपत्ति 13.28 करोड़। धर्मवीर, जो कि भिवानी से सांसद हैं, इनकी संपत्ति है 5 करोड़। रतनलाल कटारिया अंबाला से सांसद, 4.21 करोड़ संपत्ति। वहीं चरणजीत सिंह सिरसा से सांसद हैं, 81.46 लाख रुपए की संपत्ति। तो ये देखिए इन सांसदों की संपत्ति। ऐसा लगता है मानो विकास जनता का नहीं बल्कि सांसदों का हुआ हो। खैर, सांसदों का करोड़पति होना आम बात है, लेकिन निराशा की बात यह है कि देश का गरीब चाहे ईमानदारी से जितना भी संघर्ष कर ले, ताउम्र करोड़पति होना उस गरीब के लिए अक्सर एक सपना ही रह जाता है। बहरहाल, अपने सांसद को चुनने का एक बार फिर वक्त आ गया है। हम यही अपील करेंगे कि वोट जरूर दें और ऐसे व्यक्ति के हाथ में कमान सौंपें जो अपने बारे में नहीं, आपके बारे में सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो चर्चा का आगाज कर रहे हैं। जो धन वर्षा आप देख रहे हैं यहाँ,
ये धनवर्षा कई सांसदों पर होती रही है, कई पूर्व सांसदों का भी हम जिक्र कर रहे हैं। प्रदीप नरूला जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। प्रदीप जी, ये जो पेड़ से पैसे गिरते हैं, इसके छांव सिर्फ सांसदों, पूर्व सांसदों तक कोई मिलती है, आम आदमी तक इसकी छांव क्यों उपलब्ध नहीं हो पाती है? सबसे पहले तो इसके बारे में एक सवाल एक ऐसे ही मन में आया, इसका जिक्र कर लेते हैं, फिर इन पे बढ़ेंगे। देखिए गौरव, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारे चुनाव लड़ने वाले जितने भी लोग हैं, कुछ सांसद बनते हैं, कुछ जो नहीं भी बनते हैं, अगर उनकी संपत्ति पर भी नज़र डाली जाए तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। बात यह नहीं कि कुछ लोगों के पास हो सकता है पुश्तैनी संपत्ति हो, लेकिन जब ये 5 साल में आप जैसे जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं कि 4 गुना हो गई या 5 गुना हो गई, तो वो विषय वाकई चर्चा का विषय है कि आपके जब एक आम आदमी 400% बढ़ गई सर कई लोगों की। जी, वही मैं 400-500 की बात कर रहा हूँ। हाँ। 400% संपत्ति बढ़ना, जब एक आदमी दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करके, एक व्यापारी जिसका बहुत लंबा चौड़ा व्यापार है, वो भी अगर साल के अंत में अगर या 5 साल के अंत में 10%, 15%, 20% की वृद्धि बमुश्किल कर पाता है, और पता नहीं राजनीतिक लोगों की सैकड़ों % में संपत्ति कैसे बढ़ जाती है, और वो भी वो संपत्ति है जिसे शो किया जाता है। मेरा मानना है कि कुछ लोगों की ऐसी भी बेनामी संपत्ति भी रही होगी जिस तरह से चर्चाएं आती हैं, तो ये बड़ा चर्चा का विषय है कि आखिर इनके पास ऐसा कौन सा जादुई चिराग होता है जिससे ये अब संपत्ति को कई गुना कर लेते। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा कहा। हो सकता है कोई जादुई छड़ी रही होगी जिसकी मदद से ऐसे जादू करके ये संपत्ति में इजाफा हो जाता है। एक और आपने इंपॉर्टेंट बात कही कि ये तो वो पैसे हैं, ये तो वो संपत्ति है जो डिक्लेयर्ड है। अनडिक्लेयर्ड भी बहुत कुछ होता है, ये आरोप अक्सर लगते रहते हैं। खैर, जो डिक्लेयर्ड है उस पर अगर हम आए, और सबसे पहले दीपेंद्र हुड्डा की बात करते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहुत तेजी से 400% का इजाफा हुआ है दीपेंद्र हुड्डा की संपत्ति में। तो आप तो 5 साल सरकार में थे, सिर्फ आरोप क्यों लगा रहे हैं? जांच करा लेते। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जब अभी तो शायद मेरे ख्याल उन्होंने नॉमिनेशन नहीं भरा है, तो जब वो डिक्लेयर करेंगे, हाँ। ये तो शायद ITR की रिपोर्ट को आधार बनाया गया हो शायद। जी। ये हो सकता है कि वो पिछली बात कर रहे हैं या इस बार की बात कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि अभी उन्होंने नॉमिनेशन नहीं भरा। नॉमिनेशन अगर भर दिया होता तो पता लगेगा कि कितने 100% संपत्ति में इजाफा हुआ है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि आप सत्ता में हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि अनाप शनाप कुछ ऐसा हुआ है, तो आप बाकी लोगों पे भी चूड़ियां कसते हैं। ये कह रहे हैं 2009 से 2014 के टर्म में जो है वो इतना इजाफा है। ठीक है, 2009 से 2014 में ये इजाफा है, क्योंकि इसको हमको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो उन्होंने नॉमिनेशन फाइल की उसमें जानकारी साझा की। लेकिन अगर आपको इतना ही डाउटफुल लग रहा है और आप खुद को चौकीदार कहते हैं, तो 2014 के बाद जब आप सत्ता में आए तो जांच क्यों नहीं करा ली और इतने दिनों तक खामोश क्यों रहे? जानकारी तो उन्होंने 2014 के इलेक्शन से पहले जब नॉमिनेशन भरी थी तब दी थी। मैं यही क्लियर करना चाह रहा था कि 2014 की है या अभी कोई ITR नहीं, ये 2014 के है। हाँ, 2014 की है, और आज आप आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, लोगों के सामने जा रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ आप इसे इशू बना रहे हैं, आपका कार्रवाई करने का या आपको इतने सीरियस नहीं है। हाँ, और सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें जांच कराने जैसा या कार्रवाई करने जैसा नहीं है, जनता को मालूम होना चाहिए। क्यों मालूम होना चाहिए? अगर आप मुखिया होने के नाते प्रदेश के आपको ये लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है या इसमें कुछ डाउटफुल है और जनता को जानना चाहिए, तो आपको जांच करानी चाहिए, वो आपका काम है। नहीं, अगर देखिए गौरव, अगर उनका ये कहना है कि जनता को जानना चाहिए, तो फिर सबके बारे में जानना चाहिए। आप 10 सांसद हैं आपके हरियाणा के, तो 10 के बारे में जनता को पता होना चाहिए कि किसकी कितनी संपत्ति बड़ी है। तो आप जिक्र सबका करते हैं कि उनकी इतनी बड़ी, आपको सबका जिक्र करना चाहिए। आप एक सिर्फ इलेक्शन इशू बनाना चाहते हैं, वो बात अलग है। और निसंदेह जिस तरह की ये बात हुई है वो इलेक्शन इशू है। सिर्फ एक जुमला छोड़ा जा रहा है कि हाँ देखिए कितने 5 साल में 400% इनकी संपत्ति बढ़ गई, लेकिन आप सीधे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन लोगों को बता रहे हैं 6 करोड़ समथिंग था, उससे 35 करोड़ समथिंग पे पहुंच गए। ये इसके बारे में मुख्यमंत्री अब क्यों जिक्र कर रहे हैं? राकेश गुप्ता हमारे पॉलिटिकल एडिटर है, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं।
राकेश, इस बारे में अब क्यों मुख्यमंत्री ने, हमने सुना कि वो जिक्र कर रहे थे इस बारे में कि दीपेंद्र हुड्डा जो है 400% उनके संपत्ति में इजाफा हुआ, तो ये आंकड़े तो 2014 के हैं, अब क्यों इस पे बात हो रही है? देखिए गौरव, हमेशा राजनीति में टाइमिंग की बहुत बात होती है। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इस सारे मामले को लेकर है जो उछाला जा रहा है, और इसमें संपत्ति के मामले में जहाँ जो आंकड़े आए हैं, सभी सांसदों की, बोले श्रुति हो, राव इंद्रजीत हो या दूसरे अन्य सांसद हों, उनकी संपत्ति में भी इजाफा हुआ है। लेकिन टारगेट जो है दीपेंद्र हुड्डा को किया जा रहा है। आप जानते हैं कि रोहतक के समय जो है हॉट सीट बनी है, और भाजपा के लिए जहां तक अब मुझे लगता है कि प्रतिष्ठा की सीट भी बन गई है, नाक का सवाल भी बना है। आप देखेंगे कि कुछ दिनों से इस सब मामले को लेकर जो है जो टारगेट किया जा रहा है और अलग अलग तरह से बोला भी जा रहा है, संपत्ति की जांच की बात की जा रही है। और जब पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ में थे तो हमने उनसे सवाल किया था कि दीपेंद्र की संपत्ति की बात, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साफ तौर पर यही कहना था कि शादी के बाद जब व्यक्ति की पत्नी की संपत्ति जो इसमें जुड़ती है तो संपत्ति में इजाफा होता है। और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है, चाहे तो सरकार जांच करवाए, तो सारा एफिडेविट के जरिए जो है। तो कुल मिलाकर जो बात है संपत्ति वाली, और हाँ, दूसरा मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह से मैंने कहा कि हॉट सीट बनी है, प्रतिष्ठा की सीट बनी है, और अभी तक आप जानते हैं कि हिसार और रोहतक के उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं की गई है। और जो है हाँ, ये यहाँ तक कहा जा रहा है राजनीति के चलते दीपेंद्र हुड्डा जो पिछले 3 दफा जीते हैं, तो तब उनके आपको रोक रहा हूँ राकेश, आपके पास लौट के आएंगे। जवाहर यादव हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त फोन लाइन पे हैं। जवाहर जी, अचानक दीपेंद्र हुड्डा की संपत्ति में इजाफे का ये कैसे याद आ गया आप लोगों को? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है और भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल मत है, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति, सांसद ही नहीं है, अगर किसी व्यक्ति ने ये कहा है कि एफिडेविट देकर कि मेरी संपत्ति बढ़ गई है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे अन्य व्यक्ति हो, तो वो चीजें तो रिकॉर्ड पर है। तो इसलिए वो तो आयकर के रिकॉर्ड पे होगी कि किसी की मान लीजिए पिछला चुनाव लड़ा था वो 5 करोड़ थी और अब चुनाव लड़ा है किसी की संपत्ति 50 करोड़ है, तो वो 5 से 50 बता रहा है। तो यानी कि उसकी सारी की सारी चीजें वो रिकॉर्ड पे, और जब कोई चीजें रिकॉर्ड पे होती है तो उसकी जांच करना आयकर विभाग का कार्य होता है। उस पर कोई परसेंटेज उठाने का मुझे लगता नहीं किसी का कोई भी। मुख्यमंत्री उठा रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं हम। मुख्यमंत्री को आपने सुना होगा, उन्होंने किस तरह से दीपेंद्र हुड्डा को घेरते हुए कहा कि ये गलत तरीके से पैसे कमाए गए हैं, संपत्ति गलत तरीके से अर्जित की गई है। तो ये 400% इजाफा हुआ 2009 से 2014 तक। दोनों चीजों में अंतर है। मुख्यमंत्री जी का ये भाव रहा होगा कि आज इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ जो रिकॉर्ड पे है उसके बाद चीजें होती हैं, जो रिकॉर्ड पे है उस पे तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो रिकॉर्ड पे आ गई, वो तो आई करके। सर, जो डाटा आपके मुख्यमंत्री ने पेश किया 400% वाला, वो दरअसल रिकॉर्ड वाला ही डाटा है कि 6 करोड़ समथिंग से बढ़कर 35 करोड़ समथिंग हो गया। वो वही 400% का फर्क जो है वही मुख्यमंत्री उसको कोट कर रहे थे और उसको कहा कि गलत तरीके से किया गया है ये। देखिए, मेरा जो है इसमें एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के भी क्या भाव होंगे वो तो उनसे जब कभी मिलना होगा, बातचीत होगी, तब उनसे मैं समझ पाऊंगा। परंतु मेरा जो कहना है कि जो चीज रिकॉर्ड पर है, या तो ये होता है कि हम ये मांग करें कि उनका प्रश्न यह हुआ कि जो उन्होंने दी है उनके रिकॉर्ड, मान लीजिए वो 5 करोड़, एज एग्जाम्पल मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, किसी की संपत्ति 5 करोड़ की, अगले चुनाव में 50 करोड़ आ गई, तो फिर ये तो जांच की मांग की जाती है कि आयकर विभाग में वो केस स्क्रूटनी में आया नहीं आया। अगर नहीं आया, वही तो सवाल है। मुख्यमंत्री होकर जब आप किसी सांसद की संपत्ति के अर्जन के स्रोत के बारे में सवाल उठाते हैं कि गलत तरीकों से ये अर्जित की गई संपत्ति है 2009 से बढ़कर 2014 तक में, तो 2014 में जो उन्होंने एफिडेविट दिया था नॉमिनेशन के वक्त, अपनी संपत्ति का खुलासा किया था, 2014 के बाद से आप सत्ता में हैं। अगर मुख्यमंत्री आज ये आरोप लगा रहे हैं कि गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की गई है, जांच क्यों नहीं कराया? किस बात के चौकीदार हैं आप? देखिए, आपको ना जानकारी अगर है नहीं तो जोर से चिल्लाने से कोई उपयोग नहीं है। आपके पास जानकारी है तो बता दीजिए। हाँ, मैं बताइए। बताइए। ये विषय स्टेट का विषय नहीं होता। हाँ।
आयकर विभाग स्टेट का विषय नहीं होता, इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर अध्ययन कर लेना। नहीं तो आपको अध्ययन करके ये जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचानी चाहिए, और मेरे अध्ययन पर सवाल उठाने से बेहतर थोड़ा ध्यान दीजिए। सुनिए जवाहर जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की हैसियत से, उनके कार्य क्षेत्र से बाहर है ये कि किसी सांसद पर या किसी व्यक्ति पर आय जो है उसको गलत तरीके से हो रही है और ये मुख्यमंत्री को मालूम है और वो कुछ नहीं कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो मैं बताऊंगा। हाँ बताइए। आप कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा। नहीं, मुझे तो यही समझ में आई बात। हाँ मैं बता रहा हूँ, आप उसको सही इंटरप्रेट करके बताइए। हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो आपने बताइए, मैंने नहीं बताई। मैं अपनी बात आप क्या कहना चाहते हैं वो बताएं। हाँ मैं वो बताना चाह रहा हूँ, जो आयकर विभाग का विषय होता है वो केंद्र सरकार का विषय होता है। ठीक, समझ गया। मान लीजिए वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में अब आया, किसी भी सूत्र के माध्यम से आया या इनके एफिडेविट की जानकारी अब उनके पास आई, तो उनकी जानकारी आयकर विभाग को चली जानी चाहिए। आप केवल आयकर विभाग को सूचना देते हैं, वो केवल मुख्यमंत्री नहीं, वो देश के 125 करोड़ चौकीदार कोई भी एक डिपार्टमेंट को डाल सकता है कि भाई इनकी। तो आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की गलती नहीं है, केंद्र की गलती है, मोदी सरकार की गलती है? मैंने ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आपका तो वही मतलब है, आप कह रहे हैं वो आयकर विभाग केंद्र के अंदर आता है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गलत तरीके से अर्जित की गई है, तो मुख्यमंत्री ने कार्रवाई नहीं की, नहीं करा सकते थे, उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, तो केंद्र ने भी नहीं कराई। अब मैं बोल रहा हूँ जी, बताइए सर। से कुछ नहीं होता, आप तो एंकर हो, मैं तो पॉलिटिकल मित्रों से दुखी रहते हैं, हम जोर से बोले तो आपको समझाना चाहिए भाई अपनी बात आई। तो मुझे लग रहा है नहीं, तो आप गलत गुमराह कर रहे हैं ना सर, गलत तरीके से। आप तय नहीं करेंगे कि मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा तय, क्यों नहीं करूंगा? मेरा काम है प्रश्न पूछना। आपके मुख्यमंत्री किसी पर सिर्फ आरोप लगाते हैं और आप जांच नहीं कराते हैं, खुद के नाम के सामने चौकीदार लिखते हैं। किस बात के चौकीदार हैं आप लोग? अब आपका प्रश्न हो गया जी? हो गया सर, बताइए। एंकर का काम डिसीजन देना कभी नहीं होता। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। हाँ, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका काम डिसीजन देना नहीं होता। वो काम कोर्ट करती है। वो काम आपका भी नहीं है। आपके मुख्यमंत्री फिर क्यों आरोप लगा रहे हैं? तो सुन लीजिए ना। जवाब दीजिए सर। मैं बता रहा हूँ यहाँ हो क्या रहा है कि मैं 2 शब्द बोलता हूँ, बीच में आप आ जाते हैं। सर आप गलत दिशा में चले जाते हैं ना। एंकर बन गया आप। चलिए बोलिए करता होगा, बोलिए सर, बोलिए। समय ज्यादा मिलता है। हाँ बोलिए। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का ये हमारे स्टेट का विषय होता नहीं है। अगर किसी के संज्ञान में आता है कि किसी ने किसी भी रूप में गलत तरीके से जानकारी आय अर्जित की है, उसकी जानकारी केवल मुख्यमंत्री का ही दायित्व नहीं होता, वो मेरा भी दायित्व है और वो आपका भी दायित्व है। इस काम को आज आप भी कर सकते हो कि मुख्यमंत्री को कोट करते हुए कि जी उन्होंने ये कहा है दीपेंद्र हुड्डा को लेकर, तो एक पत्र आप ही आयकर विभाग सर, मैं प्रदेश की मुखिया की कुर्सी पर नहीं बैठा हुआ हूँ, मेरा काम प्रश्न पूछना है। और प्रदेश का मुखिया अगर पब्लिकली आरोप लगा रहा है किसी के ऊपर, आप पहले मैंने आरोप नहीं लगाया ना, प्रदेश का मुखिया आरोप लगा रहा है पब्लिकली लोगों के बीच में जाकर, उसका क्या यह फर्ज नहीं है कि वो जांच करवा ले या जांच करने की अनुशंसा कर दे? वो काम नहीं है उसका। अब मैं बोल देता हूँ, बताइए। बोलिए, आपकी बात क्या है? मान लीजिए मुख्यमंत्री के मन में एक पर्सन है और आपके हमारे प्रदेश के वो मुख्यमंत्री है, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप अपनी जिम्मेदारी की बात करिए, मेरी जिम्मेदारी तय करने की आपकी जरूरत नहीं है। आप एक बात बताइए कि मुख्यमंत्री अगर किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या ये उनका काम नहीं है कि अगर उनके जांच कराना उनके काम में नहीं आता है तो जांच की अनुशंसा कर दें? देखिए, जांच अनेकों इस परिवार को लेकर अनेकों विषयों पर जांच चल रही है। कुछ विषय न्यायपालिका के विचाराधीन है, जल्दी कुछ विषयों पर और हो जाएगा। मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, जो मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री लोगों के बीच में जाके आरोप लगा रहे हैं, सर उस बात की बात करिए ना। बहुत सारे मामले होंगे। मुख्यमंत्री के जानकारी में ये विषय आया होगा तो उन्होंने अब उसकी 5 साल लग गए, आरोप लगाए होंगे। और आरोप लगाए होंगे तो अगर उन्होंने कोई पत्र लिखा होगा या लिखेंगे भविष्य में, ये जब लिखेंगे तब आपको पब्लिक डोमेन में डाल देंगे, आज थोड़ी बता देंगे। आप सिर्फ फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव में, इसका मतलब आप जांच कराना नहीं चाहते, आप आरोप लगाना चाहते हैं। 5 साल के बाद आपको इस बात की जानकारी हुई कि 400% का इजाफा हुआ था। 5 साल आपको लग जाते हैं ये जानने में के लिए कि उसमें कितना इजाफा हुआ था। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर आप लोग, तो निश्चित रूप से बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, दिख रहा है, निश्चित रूप से बढ़िया काम कर रहे हैं। 5 साल लगते हैं आपको ये जानने में कि किसकी संपत्ति में कितना इजाफा हुआ है, जो कि उन्होंने नॉमिनेशन में डाला हुआ है। आप एक विषय को लेकर पड़ गए, आपका एक अपना एजेंडा होगा। हम तो हरियाणा के 2.5 करोड़ हमारे एजेंडे की बात मत करिए, आपका एजेंडा दिख रहा है, फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव में। संतुष्ट करना हमारी बिल्कुल ड्यूटी नहीं है, वैसे तो ड्यूटी है, लेकिन वो ड्यूटी आप निभाते नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, आप हमारे साथ लाइन पर रहिए। सर प्रदीप नरूला जी,
क्या मुख्यमंत्री अगर पब्लिकली ये आरोप लगाता है किसी सांसद पर कि गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की गई है और 400% इजाफा हुआ है 2014 में, तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि मुख्यमंत्री होने के नाते, प्रदेश का मुखिया होने के नाते, चौकीदार होने के नाते की जांच करवाए? देखिए, एक विषय ये है कि क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में, ये जरूरी नहीं है कि अगर 2.5 करोड़ या 5 करोड़ लोग रहते हैं तो मुख्यमंत्री को सभी के बारे में एक पर्सनल जानकारी होगी किसके। ये विषय तब आते हैं जब आप एफिडेविट देते हैं, अपने संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। 2009 में 2014 में जब ब्यौरा दिया होगा 2014 में, तो तब ये सभी लोगों की नजर में आता है। हम लोगों की नजर में तब भी आती है कि किसके पास कितनी संपत्ति है, वरना कौन कितना कमा रहा है, कितनी संपत्ति है, किसी को ज्ञान नहीं होता। लेकिन अगर कोई विषय मुख्यमंत्री के संज्ञान में अभी भी आया है और उन्होंने ये कहा भी कि संपत्ति अर्ज हुई है, संपत्ति रिकॉर्ड में है, क्योंकि जिसने एफिडेविट दिया है कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, उसमें नजर इनकम टैक्स की भी रही होगी कि वो 400 गुना हुई है या नहीं हुई है और किस तरीके से हुई है, इसका हवाला भी दिया गया होगा, क्योंकि आपने रिटर्न भरी होगी, वहां भी यही संपत्ति शो की होगी जितना आप एफिडेविट में चुनाव आयोग के दे रहे हैं। आप उसमें फर्क नहीं कर सकते दोनों में। तो निसंदेह अगर मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये आया है तो साथ साथ ये भी बोल देना चाहिए था कि इसकी जांच होनी चाहिए। चाहे वो जरूरी नहीं मुख्यमंत्री खुद संज्ञान ले, या कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी ये चीज कर सकता है कि आखिर 5 साल में एक संपत्ति 400 से ज्यादा गुना कैसे हो गई। और ये राजनीतिक फंडे हैं, कई बार कई नेताओं पर ये सवाल उठते रहते हैं। ये टाइमिंग क्या क्वेश्चनेबल नहीं है? ये सभी की है, खाली बीजेपी की नहीं है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले जब चुनाव का टाइमिंग की बात करो, मुख्यमंत्री को 5 साल के बाद चुनाव से ठीक पहले ये याद आया। मैं वही कह रहा हूं कि ये चुनावी मुद्दे हैं, चुनाव ये टाइमिंग के हैं, इसी वक्त पर ही सवाल खड़े किए जाते हैं। कुछ दिन पहले, अब से कुछ दिन पहले बीजेपी के एक बड़े नेता के बेटे की संपत्ति के बारे में या उनके व्यापार के बारे में कुछ विपक्ष ने कुछ उंगलियां उठाई, तो क्या वो अभी 2 दिन से व्यापार करने लगे थे? ये सभी की टाइमिंग होती है, क्योंकि चुनाव है, चुनाव प्रक्रिया में इस तरह के शोषे छोड़े जाते हैं, उन पे नहीं, लेकिन एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने जब किसी पे आरोप लगाए गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति, तो क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि आप प्रदेश के मुखिया हैं, कोई गलत कर रहा है, गलत तरीके से अर्जित कर रहा है, लूट चोरी आप आरोप लगा रहे हैं, तो जांच करना आपकी जिम्मेदारी है या नहीं? बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी नहीं है। संज्ञान में लाना, इनकम टैक्स को संज्ञान में लाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।